तो ये इंडिया के लिए गर्व की बात है, जैसा कि फरहान सर ने बताया कि वो यहाँ पर आए हैं। जब वो यहाँ पर आए हैं तो और भी काफ़ी आएंगे, तो इससे भाई इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और ये बहुत एक अच्छी बात है। और उन्होंने साथ साथ कुछ और भी उन्होंने बताया। हिंद देखिए, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज काफी तेजी से एक्सपोर्ट होने जा रही है और इधर चाइना और ताइवान के युद्ध के बीच में एक अमेरिकी जहाज चार्ल्स ड्रू जो है वो भारत में आ गया है। इस सब के बीच में हम समझते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। भारत द्वारा बनाया जा रहा है, एक लंबे समय से बन रहा है जो जहाज है फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। ये दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और ये हर देखिए दुनिया के हर चीज के अलग अलग काम है। आपको लगेगा कि तेजस तो बहुत छोटा है, राफेल उससे बड़ा है, मिग 29 और खतरनाक है, सुखोई, हर चीज का अलग काम होता है। जैसे देखिए जो ट्रक काम कर सकता है टेम्पू नहीं कर पाएगा, तो जो टेम्पू कर सकता है ठेला नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बाइक का जरूरत है उसे आप ट्रक से पूरा कर सकते हैं। तो हर लेवल की जहाजों का होना जरूरी है सप्लाई लाइन में, तभी जाके आपकी पूरी तरह से एक स्क्वाड्रन कंप्लीट होती है। तो भारत का ये जो तेजस है ये काफी सस्ता है और हर क्वालिटी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एयर टू एयर रिफिलिंग है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जिसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, मिसाइल की तरह दिख रहा है ना, इसमें तेल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। पहले इसी फ्यूल को खर्च किया जाता है और दुश्मन के एरिया तक पहुंचा जाता है, उसके बाद लड़के भागा जाता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक भी कहते हैं, जैसे इसमें से ड्रॉप कर दिया है। तो ये हर सुविधा होने की वजह से पूरी दुनिया इसका डिमांड कर रही है। सबसे ज्यादा इसका डिमांड बहुत जल्दी अगले 1 से 1.5 महीना में मलेशिया इसका डिमांड, सबसे पहले हम लोग इसे मलेशिया को सप्लाई करेंगे। और मलेशिया के अलावा इसमें 15 से 18 देश और रुचि दिखाए हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है अमेरिका के, क्योंकि इसने छोटे सेगमेंट में अमेरिका के पास कोई जहाज नहीं है। F-16 बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है, F-22 है, F-35 है, तो बीच में अमेरिका के पास बहुत कम चांसेज है। यूरोप में तो ये बहुत चांसेज है कि तेजस को अमेरिका भी ले लेगा, एक बार ले लिया तो अमेरिका तेजस का ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे देश इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं, देखिए किसकी आगे बात बढ़ती है। साथ ही अगर ये ताइवान की स्थिति को देखेंगे तो ताइवान डिमांड कर रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए, और इधर फिलीपीन एडवांस पैसा दे रखा है, तो फिलीपीन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कर रहा है। साथ में आसियान के जो देश हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही ब्रह्मोस एक ऐसा वैक्सीन है जो चाइना का बुखार उतार सकता है। ये 90 डिग्री पे घूम जाता है एकदम तेजी से यहाँ पर, तो बहुत तगड़ा मिसाइल है ब्रह्मोस। गलती से तो मार दिए थे हम लोग पाकिस्तान में, आपको याद ही होगा। देखिए ये जो इशू चल रहा है यहाँ पे ताइवान में, तो अमेरिका इतना दूर है तो अमेरिका को चारों ओर से घेरना है। अमेरिका का जंगी जहाज हमेशा हिंद महासागर में रहते हैं, तो जहाजों को अक्सर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जितनी बड़ी जहाज मशीनरी रहेगी उतना मेंटेनेंस, एक छोटे से साइकिल में कम मेंटेनेंस, मोटरसाइकिल में उससे ज्यादा, कार में उससे ज्यादा, ट्रक में और ज्यादा। तो ये भारी भरकम जहाजों को मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम लोग बहुत पहले लेमुआ समझौता कर लिए थे अमेरिका से, तो इधर ही हम लोग के बीच में ये भी बात चल रही थी कि हिंद महासागर में जहाजों को मेंटेनेंस करने के लिए वापस अमेरिका न जाना पड़े, यहीं पे कोई व्यवस्था कर जाए। तो ये बुढ़ऊ जो बोले हैं मोदी जी से कि भाई व्यवस्था कीजिए यहाँ पर, तो चेन्नई में लार्सन एंड टुब्लू LNT ने एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड बना दिया जो मेंटेनेंस सेंटर के लिए। अमेरिका इसकी बहुत गहनता से जांच किया, क्योंकि अमेरिका के जहाजों की साइज बहुत बड़े होते हैं, तो अमेरिका ने कहा कि ये डॉकयार्ड मेरे लिए फिट है। अगर हिंद महासागर में किसी भी जहाज को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चेन्नई में जाके अपना मरम्मत करा सकता है। और इसी बीच अमेरिका का जो जहाज है वो चला आया है इंडिया में, इसका नाम है आपका USNS। किसी भी देश के जहाज के लास्ट में नेवल शिप लगा रहेगा। अब उसका कौन सा देश है बस आगे, जैसे इंडिया का है तो INS लगा रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा तो PNS लगा रहेगा, चाइना का रहेगा तो CNS लगा रहेगा, US का रहेगा तो USNS लगा रहेगा यहाँ पर। तो सबका अपना, फ्रांस का रहेगा तो अलग लगा रहेगा। इसका रॉयल नेवल शिप, ये ब्रिटेन वाला लिखता है, जो हम लोग पे राज किया था सब ब्रिटेन वाले, वो सब रॉयल नेवल शिप लिखता है सब। तो भारत, ये अमेरिका का जहाज US नेवल शिप चार्ल्स ड्रू ये लंगर डाल दिया और ये लगभग 10 दिन रहने वाला है। अभी 8 तारीख से लेके मतलब काफी 10-12 दिन तक इसका मेंटेनेंस होगा। ये अमेरिका का वो जहाज है जो दूसरे जहाजों को सप्लाई देता है, दूसरे जहाजों को फ्यूल भरता है, दूसरे जहाजों में खाना पहुंचाता है, दूसरे जहाजों में मेंटेनेंस का काम देखता है, दूसरे जहाजों में मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाता है। तो सोचो जो दूसरे का पेट भर रहा तो ओकरे भूख लग गया, यही बिगड़ गया। तो ये आया है अभी चेन्नई में। ये इतना भारी भरकम जहाज है कि ये एक साथ 2-2 जहाजों को मेंटेनेंस, देखिए यहाँ से वायर लगा देता है और इसमें फ्यूल भर देता है, उसी तरह इधर से ऐसे वायर लगा के इसमें फ्यूल भर देगा। तो एक साथ 2-2 जहाजों में फ्यूल भरता है।
तो जब यहाँ फ्यूल भरा जाता है तो पैरेलली इस जहाज से इस जहाज में एक रस्सी बांध दिया जाता है और सामानों को दोनों साइड से दोनों जहाजों में भर दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें सामान कहाँ से आता है, तो हेलीकॉप्टर इस पे पहले से ले आके रख देते हैं और ये सब में जाके भर देता है। तो फ्यूल पाइप होता है, साथ में फ्यूल भर देता है। और इसी तरह देखिए ये मोटा वाला जो पाइप आ रहा है, ये मोटा वाला पाइप जो इस तरह से आ रहा है, ये फ्यूल के लिए है। और एक लंबा से ये तार गया जिसमें से इसे लटकाया गया है ये सामान। अब इसके अंदर सप्लाई है, गोला बारूद हथियार। बीच मैदान में अगर गोला बारूद खत्म हो जाएगा तो बंदरगाह तक थोड़े आएंगे। तो जहाजिया अमेरिका का बिगड़ गया है और ये आया हमारे यहाँ बनवाने के लिए। सोचिए भारत के लिए कितना गर्व का विषय। और हो भी क्यों नहीं, दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह भारत में था, लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता में। तो हम लोग के पास तो पहले से थी टेक्नोलॉजी, अब धीरे धीरे निखर रही है। तो जब अमेरिका अपना जहाज बनवाने आएगा तो फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, सब आएगा सब यहाँ पे। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे। देखिए इसी को देखा देखी पाकिस्तान, एगो कहावत कहा जाता है, देखा देखी लंगड़ो देवाल फाने लगली। तो वही हो गया पाकिस्तान के साथ। इसने सोचा कि भारत नेवी में इतना कुछ कर रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो अपना एगो छोट मोट जहाज लेके गुजरात के पास पहुंच गया। हालांकि वो गुजरात तट से लगभग 200 नॉटिकल मील तक था, लेकिन 200 नॉटिकल मील के आगे भी हाई सी कहलाता है। इससे पाकिस्तान इधर आया क्यों, तो अपना छोटा सा एगो जहाज लेके आया था, आलमगीर लाया था, लगभग फ्रीगेट के साइज का था। देखिए नेवी में जहाजों के साइज के हिसाब से उनकी कैटेगरी होती है। छोटा जहाज रहेगा सबसे छोटा तो उसको कॉर्बेट बोलते हैं, कॉर्बेट से बड़ा रहता है तो फ्रीगेट बोलते हैं, फ्रीगेट से बड़ा रहेगा तो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, और डिस्ट्रॉयर से बड़ा हो जाएगा तो विमान वाहक पोत। तो अलग अलग साइज के। तो ये छोट साइज का था, ये फ्रीगेट साइज का। नाम था इसका PNS आलमगीर। इसको पता नहीं, इसके बाप को डुबाए थे हम लोग, PNS गाजी को 71 में, लेकिन इसको नहीं पता था। और इसको जब जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ महाराष्ट्र के पास एक जहाज उड़ रहा था जिसका नाम था डोर्नियर। ये कोस्ट गार्ड का जहाज था। ये देख लिया, जैसे देख लिया डोर्नियर जहाज तो दौड़ा दिया इसको। ये पहले ही खबर कर दिया इंडियन नेवी को कि एगो चट्टा घुसा, और दौड़ा के गरियाने लगा, रे चट्टा भाग यहाँ से। पूरा का पूरा उसके ऊपर मडरिया रहने लगा। अब इसके ऊपर इसका कप्तान चुपचाप बोलिए नहीं रहा था। आलमगीर PNS आलमगीर का कप्तान कुछ बोलिए नहीं रहा था, वापस भाग गया यहाँ पे। और उसके ऊपर ही तू पूरा उसको चोटिया आ रहा था, ऊपर दौड़ा आ रहा था कि भाग 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 चोटा यहाँ पे। अब पीछे से इंडियन नेवी चलाई यहाँ पे। तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत को दबा गया, औकात में भी नहीं रहता है, इसको समझ में नहीं आता। तो ये डोर्नियर भारत द्वारा बनाया गया जहाज है, काफी बढ़िया जहाज है, छोटा जहाज है, सर्विलांस के काम में बहुत बेहतरीन आता है। इसके नीचे रडार लगाया गया है, इसलिए क्योंकि हमेशा विजुअलिटी उतनी नहीं रहती है, तो जहां तक आदमी की आंख नहीं जा सकता है वहां रडार से देख लेता है। साथ ही ये रेस्क्यू मिशन में भी काम देता है। कभी कोई पानी वाली जहाज की दुर्घटना हो गई या कोई कहीं पे भी कोई डूब रहा है तो उस स्थिति में हेलीकॉप्टर की तरह रुक नहीं सकता है, लेकिन इसके फाटक से खोल के इसमें से लाइफ जैकेट जो होते हैं पहन लेने से इंसान डूबता नहीं है, या कोई राहत सामग्री भेजना हो, खाना वाना भेजना हो, तो यहाँ से एक ड्रॉप कराया जा सकता है। तो ये भारत द्वारा बनाया गया काफी बेहतरीन जहाज है और इसने अभी काम भी दिखा दिया। तो डोर्नियर जहाजों को कोस्ट गार्ड में बहुत बेहतरीन जगह दिया गया। पाकिस्तान जो है भारत पे दबाव बनाने के लिए चाइना से एक छोटा साइज का फ्रीगेट खरीदा। फ्रीगेट तो मीडियम साइज का होता है, कॉर्बेट, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर। तो फ्रीगेट खरीदा, इसका नाम है PNS तैमूर, पाकिस्तानी नेवल शिप तैमूर। अब PNS तैमूर बनाया है चाइना ने और चाइना बेच रहा है पाकिस्तान को। इसके लिए भी पाकिस्तान ने कर्जा लेके बनाया, हद है सोचा चोट्टा को। अब चाइना ने इस PNS तैमूर को बनाया तो यहां से भेजा, इसे भेजना था कराची में PNS तैमूर को भारत पे दबाव बनाने के लिए। तो उतना ज्यादा फ्यूल तो होता नहीं कि एक के बार में चला जाएगा, तो यहां से फ्यूल पकड़ के सबसे पहले पहुंचा ये मलेशिया। अच्छा। मलेशिया में इसने फ्यूल भरा। इसके बाद चाइना ने कहा कि एक काम करो, यहां से तुम चले जाओ चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव, वहां फ्यूल भरना, 2 दिन तक रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। तब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले ही महीने वो भारत में आने वाली हैं। उनको पता चल गया कि अगर यहाँ पर बंदरगाह पे रुकने देंगे पाकिस्तानी जहाज को तो भारत घुसिया जाएगा, तुरंत मना कर देगा, भागे यहाँ से चोट्टा कहीं का, वहीं रहो, हमारे यहाँ मत आना। तो वापस कर दिए, इनको नहीं बोला गया। तभी कहा श्रीलंका के पास। तो अभी वो PNS तैमूर जो है वो श्रीलंका के पास रुक के फ्यूल भरेगा, और श्रीलंका में नहीं रुका तो मलेशिया में, नहीं तो बेचारा जाएगा चुपचाप। अभी तो हम लोग श्रीलंका से वापस भेजे थे PNS तैमूर को। तो इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चाइना को देखिए कितना भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, तो भारत को भी इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहिए। इसको भी हम लोग को इसके दुश्मनों को से मिलकर इसको भी टॉर्चर करना चाहिए। और पाकिस्तान को लगता है कि छोटपैका जहाज दिखा के हम लोग को डरा देगा, तो पाकिस्तान को समझे में नहीं आ रहा उसका बाप है यहाँ इंडियन नेवी। 1971 में औकात पता चल गया था पाकिस्तान वालों का। PNS गाजी जो डूब गई थी, INS राजपूत, विक्रांत, पाकिस्तान वाले लोग होंगे अपने दादा उदा से पूछना लोग बाबू कि दादा क्या हुआ था 1971 में, तो दादा बताएंगे आप लोग के कि 93,000 फौज पिटा के आए थे सब, भारत वाला फिर छोड़ा था सब यहाँ पे। तो इंडियन नेवी को डराने निकले हैं, सोच रहे तू नहीं यहाँ पे। लेकिन चाइना जो है वो हद नहीं पार
मान नहीं रहा है चाइना। तो अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई में ताइवान की बिजनेस ठप हो रहा है, जितने बड़े बड़े टाइकून बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। चाइना से ताइवान से कंपनियां जो हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के लिए काफी सुनहरा मौका है, और चाइना से भी कंपनी अब शट डाउन करके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध में फंस जाएगा तो काफी ज्यादा विवाद हो जाएगा। इसलिए ये भी सोच रहे हैं भारत निकलने के लिए। इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता दिख रहा है भारत। भारत बहुत बेहतरीन है इनके लिए। देखिए, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज्यादातर आसियान देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। वहीं इंडिया में देखिएगा तो मोबाइल का खपत है, लेकिन मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में ना बराबर है, बहुत कम है। अभी क्या है कि ये जितने देश हैं यहाँ ज्यादातर मोबाइल बनाने में ताइवान का हाथ है। ताइवान की दो कंपनी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, ये दो कंपनी किसी भी कंपनी के मोबाइल को असेंबल करती हैं। कंपनी बता देना है, इसको बस बता देना है कि ये चीज चाहिए, मोबाइल बना के दे देगा, ऊपर बस लोगो चिपका लीजिए। तो ये फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ये कंपनियां भी अब यहाँ पर ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और वो आईफोन की सप्लाई इंडिया में होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये वहां से शिफ्ट हो रही हैं और अब ये इंडिया में आ जाएंगे। तो आईफोन का जो प्रोडक्शन लाइन है अब वो इंडिया में लगेगा, इससे काफी फायदा होगा। देखिए, चाइना ने क्या किया, सस्ता लेबर के नाम पर विदेशी कंपनियों को बुलाया कि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, आ जाओ। जब विदेशी कंपनी वहां गई तो चाइना को रोजगार मिला, और धीरे धीरे चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को सीख गया, और इससे वो कॉपी करने लगा। आज से 15 साल 10 साल पहले देखिएगा तो चाइनीज मोबाइल बहुत लो कैटेगरी के होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा आवाज करता था, लोग भाप जाते थे, चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। लेकिन आज उन्हीं विदेशी कंपनियों को लुभावने ऑफर दिया कि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, जमीन सस्ते हैं, आ जाओ, और उन्हीं की टेक्नोलॉजी सीख गया। अब वो कंपनी भागना चाह रहे हैं तो भारत में आएगा, भारत में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को भी, और भारत भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख जाएगा। जुगाड़ में तो हम लोग सबसे आगे। और एक और फायदा होगा कि आईफोन कंपनी पे भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि जो भी मोबाइल बना बनाया आता है उस पर टैक्स ज्यादा लगता है। अगर ये भारत में बनेगी तो जो 1 लाख का आईफोन है वो ऑटोमेटिकली 60,000 का मिलने लगेगा, क्योंकि भारत उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे दुबई है, दुबई टैक्स नहीं लगाता है, इसलिए दुबई में जाके देखिएगा जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहां मिलेगा आपको 55-50 हजार में, तो वो सस्ता नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज महंगी होती है टैक्स की वजह से। तो भारत सीधा कहता है कि भाई विदेशी कंपनियों के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइएगा तो हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे, यहाँ बनाइएगा तो टैक्स कम लगाएंगे। तो विदेश, अभी भारत में भी अब चाइना की तरह भारत में भी अब आईफोन का प्रोडक्शन तेजी से चालू होगा। साथ ही भारत सरकार ने एक और नियम लगाने जा रही है कि जितनी विदेशी चाइनीज कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज कंपनी, भारत के 70% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिए मोबाइल की दुनिया में। तो भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जहां चाइनीज मोबाइल नहीं पहुंच गया है। चाहे वो आपका वीवो होगा, ओप्पो होगा, रियलमी होगा, एमआई होगा, हुआवो होगा, कोई भी कंपनी देखेंगे, ओप्पो, एमआई में जितना टाइप का मोबाइल है ये ही सब आपके घर में भर गया। रीजन क्या है कि ये कंपनी जो थी सब धीरे धीरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर ली है सब, और सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देने लगी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। छोटा सा भी मार्जिन रखेंगे, 10,000 8,000 के मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी दे देते हैं, जिस वजह से भारतीय कंपनियां डूबने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोमैक्स था, एक समय था जब इसका 60% मार्केट कैप्चर था, ये आज पूरी तरह से गायब हो रही है। कार्बन, लावा, स्पाइस, ये सब मोबाइलें अब धीरे धीरे गायब हो रही है। इसलिए भारत सरकार नियम ला रही है कि 12,000 से सस्ते मोबाइल हम विदेश से डायरेक्ट नहीं मंगाएंगे, भारत से ही मंगाना पड़ेगा, भारत में बनाना पड़ेगा। तो जब भारत में बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो विदेश से डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो इससे ऊपर वाला बेचेंगे तो इन लोगों को एक बार उभरने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह चाइनीज पे जैसे जैसे समय आए उसके ऊपर दबाव बनाते रहना जरूरी है। हमारा एक और पड़ोसी देश ताइवान, ये अफगानिस्तान, ये तो और आसान। तो जब से पिछले साल अगस्त में जब इस पे 1 साल हो जाएगा तालिबान का कब्जा हुआ, जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो बहुत ही स्थिति अजीब हो गई थी, दयनीय थी। हर तरफ अफरा तफरी थी, सारे देश के लोगों को लग रहा था कि अपने नागरिकों को यहाँ से हटाया जाए। भारत भी अपना दूतावास बंद किया, अपने नागरिकों को वापस लाया, एयर इंडिया की जहाज से गए। हालांकि आप देखे होंगे अफगानिस्तान के कई लोग तो जहाज से भी नीचे गिर गए थे। तो ये स्थिति थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था कि तालिबान के शासन में भारत में ने जो अफगानिस्तान में पैसे निवेश किए हैं उन पैसों का क्या होगा, क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किया अफगानिस्तान में। सहतूत डैम बनाया, सलमा डैम बनाया, वहां सड़कें बनाई, बिजली प्लांट बनाया, वहां का
संसद भवन बनाया, वहाँ इंदिरा गांधी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जो काबुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत सारे योजनाओं को दिया भारत ने। इवन कि जब अफगान तालिबान का कब्जा भी हो गया था तो ट्रक से ट्रक भर के हम लोगों ने गेहूं की सप्लाई की थी। तो हम लोग को यही लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान के दबाव में आके तालिबान भारत के खिलाफ मत चला जाए। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश किया कि तालिबान भारत के खिलाफ हो जाए, एटलीस्ट कश्मीर मुद्दे पे हो जाए, लेकिन तालिबान कुछ भी नहीं भारत के खिलाफ बोला। तो भारत ने देखा कि तालिबान की स्थिति को देखते हुए तो भारत अब अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन खबर है कि भारत अब अपनी काबुल की एम्बेसी चालू कर रहा है। और जब तालिबान वाले जब गए भारत के अधिकारियों से मिले, वहाँ आईटीबीपी के जवान तैनात हैं अभी भी, तो उनको जब दूतावास दिखाया गया तो वो जो जवान थे वो चौंक गए, क्योंकि जिस हालत में 1 साल पहले भारतीयों ने दूतावास छोड़ा था, काबुल दूतावास, आज भी वो सेम को सेम वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो जहां था, जो अखबार जैसे पड़ा हुआ था, जो दरवाजा खुला था खुले है, मतलब जो चीज जैसे था वैसे ही है। इवन ये लोग ने इतना बेहतरीन ढंग से प्रोटेक्शन किया, इस वजह से पाकिस्तान वालों को तो पूरा भड़क गए। तालिबान वालों से कह रहे हैं तुमको बुलाए फायदा क्या हो गया जब तुम भारत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भारत भी अब अपना दूतावास चालू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ धीरे धीरे मधुर संबंध बना रहे हैं। हालांकि भारत तालिबान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का स्पष्ट कहना है कि हमारे लिए कोई आतंकवादी अच्छा या खराब नहीं होता, आतंकवादी मतलब आतंकवादी। तो हमारी जो नीति है, विदेश नीति, पूरी क्रिस्टल क्लियर है कि हम किसी आतंकवादी से बात नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि तालिबान कैसे भी भारत की एंटी ना हो सके, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी मिलकर आतंकवादी का स्क्वायर हो जाएगा सब। आई होप आप इंडिया के इर्द गिर्द जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और बाकी एक चीज है, अगर चीज छोटी होती है तो उसकी जिसे बोलते हैं ना, उसको ऑपरेट करना इजी होता है, उसकी मेंटेनेंस इजी होती है। जैसे पहले जमाने का कंप्यूटर कितना बड़ा था, फिर उससे थोड़ा छोटा और आजकल का कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर बन चुका है। तो इस तरह जो पहले के जहाज गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।